आइए सीधा इस खौफनाक घटना की गहराई में उतरते हैं। जतिन नाम के एक स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रातों की नींद ही उड़ा दी। मतलब एक आम सा ट्रेन का सफर, और वो भी ऐसा भयंकर बुरा सपना बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मेरी माँ कहाँ है, सही सही बता, वरना 1 सेकंड नहीं लगेगा तुझे नीचे छोड़ने में। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? जरा सोचकर देखिए, एक विशालकाय खौफनाक साया और जतिन को एक भागती हुई ट्रेन से बाहर हवा में लटकाए हुए हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये खौफनाक मिस्ट्री। तो चलिए इस घटना के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सुनसान रेलवे स्टेशन और आधी रात की वो भारी गलती। अब सवाल ये है कि जतिन आखिर उस चलती ट्रेन में अपनी जान के लिए क्यों संघर्ष कर रहा था। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे रात के करीब 11 बजे जाना होगा। घर वालों ने बहुत मना किया था, पिताजी भी लकवाग्रस्त थे, लेकिन फिर भी वो इस वीरान से स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रेन का समय था रात 11:30 बजे, लेकिन देखते देखते रात के 1:30 बज गए। चारों तरफ घुप अंधेरा, अजीब सा सन्नाटा, और ऊपर से वो घंटों का इंतजार। सच में ऐसा माहौल किसी को भी डरा दे। और फिर इस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए अचानक एक अनाउंसमेंट गूंजती है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। बस यही वो एक पल था जिसने थके हारे जतिन को ब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म 2 की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया और उसे सीधा उस अलौकिक अनुभव के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, आधी रात का खौफ और प्लेटफॉर्म 2 पर रोती हुई वो रहस्यमयी औरत। वहां प्लेटफॉर्म 2 पर जतिन की नजर एक अजीब सी बदबूदार काले कंबल में सिकड़ी हुई बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, अगर तुम उसे ढूंढ दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। अब कोई भी इंसान क्या सोचेगा? जतिन को भी यही लगा कि रात के इस अंधेरे में किसी लाचार परेशान माँ की मदद करनी चाहिए। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। जतिन सोच रहा था कि वो एक बेबस महिला की मदद कर रहा है, पर जैसे ही उसने उस औरत से उठने को कहा, उसने वो काला कंबल हटा दिया, और जो सामने था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उस औरत के शरीर का निचला हिस्सा था ही नहीं, और उसने एक बेहद ठंडी खौफनाक आवाज में पूछा, किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? मतलब एकदम से जैसे दिमाग सुन्न पड़ जाए। जतिन वहां से अपनी जान बचाकर पागलों की तरह प्लेटफॉर्म 1 की तरफ भागता है। हाफते हुए वो स्टेशन मास्टर को सब बताता है, लेकिन स्टेशन मास्टर उल्टा उसी पर भड़क जाता है। वो कहता है कि पूरे स्टेशन पर कोई अनाउंसमेंट हुई ही नहीं, और प्लेटफॉर्म 2 पर तो कोई ट्रेन आ ही नहीं सकती। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चैप्टर, खौफनाक दिल्ली एक्सप्रेस, जहां से असल बुरे सपने ने एंट्री ली। अब तक जतिन बुरी तरह टूट चुका था। जैसे तैसे ट्रेन आती है, वो अपने 3rd AC डिब्बे में चढ़ता है और लोअर बर्थ पर गिरते ही सो जाता है। उसे लगा अब वो सेफ है, लेकिन अचानक उसी आधी कटी हुई औरत की फुसफुसाहट से उसकी आंख खुलती है। वो उससे बैठने की जगह मांग रही थी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक और खौफनाक साया बेहद गुस्से में उसे बुरी तरह झकझोरकर उठा देता है। इस बार सामने कोई कमजोर औरत नहीं, बल्कि एक 6 फुट लंबा, बेहद खूंखार दिखने वाला डाकू खड़ा था। लंबे बाल, माथे पर एक बड़ा सा काला टीका, काली बनियान और एक ऐसी खौफनाक पर्सनैलिटी जो किसी की भी रूह कंपा दे। ये आक्रामक डाकू जतिन को उसकी सीट से नोचकर उठाता है, क्योंकि वो उस पूरी ट्रेन में पागलों की तरह अपनी मां को ढूंढ रहा था। इसके बाद जो दहशत शुरू होती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो खूंखार डाकू 12वीं क्लास के इस घबराए हुए लड़के को उसके बालों से पकड़कर घसीटता है। वो उसे मजबूर करता है कि ट्रेन के हर एक डिब्बे में जा जाकर उस काले कंबल वाली औरत को तलाशे, और आखिर में जतिन को बाथरूम के दरवाजे के पास एकदम कॉर्नर कर दिया जाता है। अब वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये हमें लाता है चौथे हिस्से पर, सच या सपना, और वो अचानक नीचे गिरना। जतिन उस बूढ़ी औरत को नहीं ढूंढ पाता, और फिर उस डाकू का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसकी आंखें एकदम सफेद और चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो जतिन को उठाता है और चलती ट्रेन से बाहर खूब अंधेरे में फेंक देता है। लेकिन जैसे ही जतिन मौत के मुंह में गिर रहा होता है, वो अचानक एक झटके से उठ बैठता है। उसका सिर प्लेटफॉर्म 1 की उसी सीमेंट वाली बेंच से टकराता है, और उसे समझ आता है कि शुक्र है ट्रेन का वो पूरा खौफनाक मंजर सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। लेकिन असली मनोवैज्ञानिक खौफ तो अब शुरू होने वाला था। सपना टूटने के ठीक कुछ सेकंड बाद असलियत में वो ट्रेन स्टेशन पर आती है, और जब जतिन उस ट्रेन में चढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ट्रेन के डिब्बे की पूरी बनावट
यहाँ तक कि यात्रियों के सोने की पोजीशन भी बिल्कुल हूबहू वैसी ही थी जैसी उसने अपने उस डरावने सपने में देखी थी। इस समानता को देखकर जतिन का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो उल्टे पैर ट्रेन से उतरता है और पैदल ही अपने गांव की तरफ भाग खड़ा होता है। अब चलते हैं इस रहस्य के आखिरी पड़ाव पर, दादी का रहस्य और एक बेहद दर्दनाक लोक कथा का सच। पूरे रास्ते अंधेरे में भागते हुए सुबह करीब 5 बजे जतिन किसी तरह अपने घर पहुंचता है। तब जाकर उसकी दादी उसे इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम के पीछे का सच बताती हैं। दरअसल सालों पहले उसी इलाके में वो डाकू अपनी मानसिक रूप से बीमार मां के साथ रहता था। एक रात उसकी मां भटकते हुए रेलवे ट्रैक पर आ गई और मालगाड़ी से कटकर उसकी मौत हो गई। इस हादसे ने उस डाकू को पूरी तरह तोड़ दिया। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, उसी स्टेशन पर पागलों की तरह रहने लगा और आखिर में वो भी उसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर मारा गया। यही वो वजह थी जिसने जतिन को इस भयानक खौफ का शिकार बनाया। ये कोई आम घटना नहीं बल्कि एक अंतहीन श्राप बन चुका है। उस बेबस मां की आत्मा आज भी अनंत काल तक स्टेशन पर अपने बेटे को ढूंढ रही है और उस डाकू की आत्मा बेहद हिंसक तरीके से अपनी खोई हुई मां को तलाश रही है। इन दोनों की ये दर्दनाक एनर्जी आपस में इस तरह टकराती है कि जतिन जैसे अनजान यात्री अनजाने में ही उनके इस खौफनाक लूप में फंस जाते हैं। तो इस पूरी घटना को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये ग्रामीण लोक कथाएं सिर्फ हमारे मन का वहम या डर होती हैं, या फिर क्या सच में दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाएं उन जगहों पर अपनी कोई ऐसी खौफनाक और स्थायी छाप छोड़ जाती हैं जो कभी नहीं मिटती? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या बुरे सपने हमेशा सिर्फ सपने ही होते हैं, या फिर कभी-कभी वो एक दुखद अतीत की खौफनाक गूंज होते हैं जो बस ये चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि उन्हें भुलाया ना जाए।